हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नेटफ्लिक्स की एक मूवी जो कि सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की जिसे बच्चों को मारने में मज़ा आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक प्रेम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि सब बनेगा करोड़पति करके एक टीवी शो देख रहा होता है। प्रेम एक बड़े से बंगले की एक सोफे पर लेटकर ये शो देख रहा होता है और उसने बहुत ही महंगा गाउन पहन रखा होता है। तभी शो में दिखाया जाता है कि एक कंटेस्टेंट गलत जवाब देता है। ये देख प्रेम उसे गाली देकर कहता है कि ऑप्शन 4 होगा, जिससे ये समझ में आता है कि प्रेम दिमाग से बहुत ही तेज है। तभी प्रेम को उसकी पत्नी का कॉल आता है। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन होता है। कॉल रिसीव करते हुए वो देहाती लैंग्वेज में बात करता है। बात करते हुए हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक शराब का गिलास है और वो कुछ मीट खा रहा था जिसकी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं। वो उसको बेसिन में रखकर साफ कर रहा होता है, साथ ही अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा होता है। प्रेम कहता है कि उसने पैसे भिजवा दिए हैं, वो जल्दी तुमको मिल जाएंगे। और ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों बाद गाँव आऊँगा, फिर से बच्चा करेंगे। इतनी बात करते हुए वो कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। फिर हम देखते हैं कि प्रेम अपने रेडियो में एक गाना चलाता है। गाना चलाने के बाद वो शराब के नशे में झूमते हुए छत पर जाता है जहाँ एक छोटा सा टॉयलेट होता है। और इस टॉयलेट में एक छोटी सी बच्ची जो कि स्कूल ड्रेस पहने होती है वो बंधी होती है पर बेहोश होती है। फिर प्रेम के हाथ में बड़े बड़े चाकू को दिखाया जाता है। प्रेम लड़की को घूरे जा रहा होता है। धीरे धीरे गाना तेज होता जाता है और दूर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेम उस चाकू से उस लड़की की बॉडी को काट रहा होता है। ये सीन बहुत ही भयानक होता है। इसे देख के आपकी रूह तक कांप जाएगी। साथ ही दिखाया जाता है कि टॉयलेट के अंदर गाढ़ा लाल खून बह रहा है और प्रेम एक के बाद एक काटते जाता है और उसका साउंड बैकग्राउंड में सुनाई देता है। इसके बाद रामचरण पांडे को दिखाया जाता है जो कि सब इंस्पेक्टर होता है। वो अपने घर पर पूजा कर रहा होता है। पांडे की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। यहाँ पांडे अपने पिताजी की एक बात कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसके रिएक्शन कुछ ना कुछ आएंगे। इसके बाद पांडे अपनी बेटी को स्कूल की गाड़ी में बैठाते हुए पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में साइड में एक बोर्ड लगा दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था मिसिंग और बहुत सारे बच्चों के फोटो लगे हुए होते हैं। यहाँ पर पांडे को एक मिठाई के डिब्बे में पैसे मिलते हैं जिससे ये तो समझ में आता है कि पांडे ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है। अब पांडे की न्यूटन थ्योरी का मतलब असल में ये है कि अगर आप कुछ डेयरिंग करोगे या कुछ सिस्टम से अलग जाकर करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्होंने सिस्टम का नाम दिया। सिस्टम में रहकर आप कुछ भी अलग करोगे तो अपने ऊपर वालों से आपको रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। और ये रिएक्शन भुगतने के लिए पांडे जी कभी तैयार नहीं। वो हमेशा सिस्टम के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मतलब सिस्टम के अंदर जो कुछ भी करप्शन होता है उनमें से ये भी एक पार्ट है। अब इस स्टेशन में पांडे के अलावा सिर्फ 2 कांस्टेबल होते हैं जिनके नाम पाठक और विश्नोई होते हैं। दोनों पांडे से अच्छे से बात करके चाय लाने के लिए चले जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पिता होता है और अपनी 15 साल की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया होता है। आदमी बताता है कि उसकी बच्ची स्कूल से लौट रही थी तब वो मिसिंग हो गई। आदमी रोते हुए बताता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है, वो स्कूल में फर्स्ट आई है, इसीलिए उसके पिता चाहते हैं कि उसकी एफआईआर लिखी जाए कि कंप्लेंट किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। पर पांडे जी का कहना होता है कि वो एफआईआर किसके ऊपर करे। आगे और 4 बातें कहता है कि अब आप हमें काम सिखाएंगे और वैसे भी राजीव कैंप से पहली बच्ची तो है नहीं जो लापता हुई हो। इससे पहले बहुत हुआ है, पहले बच्चे भाग जाते हैं फिर बाद में अपने आप आ जाते हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी बच्ची मिल जाएगी, हम लोग ढूंढने में लगे हैं। और इसी के साथ उसको थोड़ा सा पैसा देता है बच्ची के लिए गिफ्ट लाने के लिए। पांडे की बात सुन आदमी अपनी बेटी की मिसिंग पोस्टर उसी बोर्ड पर लगा देता है जिसमें और बच्चों की फोटो लगी होती है। इसके बाद राजीव चौक का क्षेत्र दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बॉल नाले में जाकर गिर जाती है। अब इस इलाके में माइग्रेंट वर्कर और रिफ्यूजी रहते हैं जो बाहर से कमाने और खाने के लिए आए होते हैं, इसीलिए इस इलाके में ज्यादा साफ सफाई नहीं होती। अब इसी से लगा इलाका होता है सेक्टर 36 जो कि बहुत ही पोर्च एरिया है। उनके बिल्डिंग से कचरा राजीव चौक के पीछे ही फेंका जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो बच्चा बॉल लाने के लिए नाले के पास गया होता है उसे नाले के पास एक इंसानी हाथ मिलता है। उसे निकाला जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आने के बाद 2 कांस्टेबल एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हाथ किसी लंगूर या किसी बंदर का हो सकता है। दोनों आपस में बहस करते हैं पर पांडे को पता होता है कि इंसान का हाथ है। अब यहाँ पांडे को इस झमेले में पड़ना नहीं होता, इसीलिए पहले तो बोलता है कि ये उसके इलाके में कहीं और से बह के आई होगी। जिसके बाद पांडे उस बच्चे का जिसका नाम अली होता है से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया,
पुलिस की मदद की है और फिर शाबाशी देने के लिए वो अपनी जेब से 100 की एक हरी पट्टी निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है और बोलता है कि सारे लोग इसके लिए ताली बजाओ। और इस तरह पांडे इस केस को रफा दफा कर देता है। इसके बाद सामने हमें एक कोठी को दिखाया जाता है जिसका कांच टूटा होता है और प्रेम वहां से बैठकर नीचे का सारा तमाशा देख रहा होता है। फिर एक कांस्टेबल बताता है कि ये बंसी नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का घर है जो कि बाहर रहता है। असल में प्रेम उन्हीं के घर में काम करता है। जब वो बिजनेस ट्रिप में होता है या घर में नहीं होता तब प्रेम उन्हीं के कपड़े पहन के सोफे बैठकर टीवी वगैरह देखा करता है। अब उसी दिन रात में अली को दिखाया जाता है जिसके पापा काम से लेट घर आए होते हैं और अंडा लाना भूल जाते हैं। तब वो अली को पैसा देकर बोलते हैं कि तू जाकर अंडा ले आ। जल्दी अंडा लाने के लिए बच्चा बस्ती के पीछे का शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है। अब रात का टाइम होता है। अब जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तभी हम देखते हैं कि कोई उसे पुकारता है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम होता है जो चादर ओढ़े बैठा होता है। प्रेम बच्चे को चॉकलेट का लालच देता है और बेहोश कर किडनैप कर बच्चे को बंसी के घर ले जाता है और बांध देता है। यहाँ प्रेम सिर्फ एक अंडरवियर पहने होता है। अली बोलता है कि मेरे पापा तुम्हें गोली मार देंगे, उनके पास गन है। तभी प्रेम मुस्कुराता है और बोलता है बेटा ये बड़े बड़े पिक्चरों में होता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम असलियत में सिर्फ एक मामूली इंसान के लड़के हो जो कि एक रिफ्यूजी इलाके में रहते हो। तुम जैसे अली कितने भी गायब हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी बड़े अफसर के बेटे होते तो मुझे फर्क पड़ता है। तुम जैसे लोग तो आए दिन गायब होते रहते हैं। तुम लोग बने ही गायब होने के लिए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे ढूंढ लेंगे? वो 2-4 दिन रोएंगे, फिर वो तुम्हारी माँ के ऊपर चढ़ेंगे, फिर से एक नया अली पैदा होगा। वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे और जो अली पैदा होगा वो बड़ा बड़ा होगा तो और बच्चे पैदा करेगा। सिर्फ तुम्हारी एक फोटो दीवार पर टंगी रहेगी और कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो जाएगी। फिर बातें करते करते प्रेम उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही अली वहां से भागने लगता है कि तभी प्रेम उसे पकड़कर दीवार पर दे मारता है जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट कर 1993 चंपा का समय दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा बच्चा डरा सहमा कोने में बैठा होता है। तब उसका मामा आता है, उसे खाना खिलाने के लिए कोशिश करता है। वो बच्चा अपने मामा को देखकर ही पसीना पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि वो उसे गलत तरीके से छूता है। अब मामा एक मटन शॉप पे होता और वो बच्चा भी दुकान पर काम करता होता है। मटन बेचने के बाद जब दुकान का शटर बंद होता है तो उसका मामा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे मॉलेस्ट करता है। पर वो बच्चा मीट काटने वाले चाकू से अपने मामा को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। यहाँ से सीन कट करके प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। जब प्रेम खाना बना रहा होता है तब छोटे लाल नाम के एक आदमी का फोन आता है। असल में ये एक हॉस्पिटल का कंपाउंडर होता है। प्रेम फ्रिज से एक बॉक्स निकालकर उसको देता है और बोलता है कि इसे बेचकर अच्छा पैसा आएगा। तो वो कंपाउंडर बोलता है कि इतने पैसे का तू क्या करेगा? तब प्रेम बोलता है कि बाकी अमीर लोग की तरह मैं भी बड़े बड़े बंगले बनाऊंगा, बीवी के साथ में घूमने जाऊंगा। पैसा ही भगवान होता है और तू भी तो ये सब पैसे के लिए ही कर रहा है। इसके बाद कंपाउंडर वहां से चला जाता है। फिर प्रेम उस टॉयलेट में जाता है जहां पहली बार लड़की को बांध कर रखा था। यहाँ पर हर जगह खून पड़ा होता है। प्रेम सारा खून साफ करता है और बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद वो छोटे छोटे थैली में भरता है और गटर में डाल देता है। इसके बाद हमें करनाल हरियाणा दिखाया जाता है जहाँ पर हम कोठी के मालिक बंसी को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो छोटी बच्ची बोले जा रही होती है कि मेरे कपड़े मत उतारो। तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और वो बच्चे को रेडी करके नीचे ले आती है। पूरी फैमिली के साथ बंसी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करता है मानो उसने कुछ किया ही ना हो और उसकी ये हरकत घर वालों को भी नहीं पता होती। तभी बंसी को एक कॉल आता है। कॉल पर बात करते हुए एक लड़की को देखता है। लड़की को देखने के बाद मानो उसके अंदर का हवस जाग उठता है और जिससे बात करता है उसे कहता है कि झुमकी को कल शाम के लिए रेडी रखना, मैं पहुंचता हूँ। इसके बाद झुमकी को दिखाया जाता है जो कि दुर्गा उत्सव में जाने के लिए साड़ी वगैरह पहन रही होती है और अपनी मम्मी पापा को दिखा रही होती है। फिर पूरे परिवार के साथ पूजा पंडाल में जाती है और एक साथ दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करती है। इसी दौरान झुमकी के पास किसी का कॉल आता है और वो पूजा पंडाल से बाहर आकर फोन पर बात करने लग जाती है। वहीं दूसरी जगह दशहरे के फंक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पर पांडे और उसके 2 कांस्टेबल रामलीला करने के लिए अच्छे से सज धज के आए थे और प्रोग्राम कर रहे थे। इस फंक्शन में पांडे की वाइफ और बेटी भी आई हुई होती है। एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब पांडे टचिंग वगैरह कर रहा होता है तभी वहाँ पर झुमकी का पिता आता है
और पांडे से कहता है कि कितने टाइम से मैं कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची के मालिक बंसी ने उसका अपहरण कर लिया, पर आप लिख ही नहीं रहे, इसीलिए अब आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। पांडे तब बोलता है कि आप कल चौकी आ जाइए, मैं लिख दूंगा। ये सुन झुमकी का पिता कहता है कि पिछले 4 दिन से आप एक ही बात कर रहे हो, अभी आपकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता तब आपको पता चलता। ये सुन पांडे को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बेटी को पैदा करने के लिए मैंने बोला था क्या? अब वो कहाँ गई उसे ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, और आइंदा मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर गुस्से में उधर से वो निकल जाता है और प्ले खत्म हो जाता है। तभी उसको अपनी बेटी के ख्याल आता है। ना दिखने पर वो अपनी पत्नी से पूछता है तो वो बताती है कि अपने दोस्तों के साथ सुसु करने के लिए बाहर गई है। ये सुन पांडे गुस्साते हुए कहता है कि ये मेला है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? शहर से बच्चे कितने गायब होते हैं तुमको पता नहीं, इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तभी हम देखते हैं कि मेले में प्रेम भी आया हुआ है, जिसे अपने अगले शिकार की तलाश है। वो अपने फेस पे एक रावण का मास्क लगा लेता है। साथ ही उस कंपाउंडर को भी देखते हैं जो कि अपने एम्बुलेंस के साथ उधर खड़ा होता है, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। इसके बाद पांडे की बेटी को दिखाया जाता है जो सुसु करने गई होती है, तो प्रेम उधर से उसे उठा लेता है। पांडे की पत्नी बेटी को देखने जाती है तो पांडे भी इधर उधर अपनी बेटी को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जिसे प्रेम ले जा रहा था। ये देख पांडे कस के चिल्लाता है। पांडे को चिल्लाते हुए देख कंपाउंडर एम्बुलेंस की लाइट और हॉर्न ऑन कर देता है, जिससे प्रेम सतर्क हो जाता है और बच्ची को नीचे लिटा के वो भाग जाता है। पांडे कांस्टेबलों के हवाले कर बच्ची को पत्नी के साथ उसी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा देता है और खुद प्रेम का पीछा करने लग जाता है। प्रेम को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। भागते हुए पांडे थक कर नीचे गिर जाता है और प्रेम उधर से भाग के सीधा कोठी के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसकर फौरन दरवाजे को ताला लगा देता है और एक बैग में कुछ कैसेट वगैरह डालकर किसी को फोन करता है और कहता है कि ये घर भिजवा रहा हूँ, ये मत पूछना कि अंदर क्या है। वहीं दूसरी तरफ पांडे जिस जगह थक कर बैठा था उसी के बगल वाली दीवार पर सभी मिसिंग हुए बच्चों का पोस्टर लगा हुआ था। पांडे की नजर जब उस पर पड़ती है तो मानो जैसे उसे कुछ फील हुआ हो, उसका जमीर जाग गया हो। इसके बाद पांडे हॉस्पिटल जाता है और अपनी बेटी को देखता है। यहाँ उसकी पत्नी उसे सुनाती है कि जब तुम खुद अपनी बच्ची को संभाल नहीं पाए तो दूसरे के बच्चों को कैसे संभालोगे? तो मैं पुलिस होने पर धिक्कार है, अगर खुद को एक पुलिस वाला समझते हो तो मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरी गुड़िया को हाथ लगाया। ये घटना होने से पांडे खुद अपनी नजरों में गिर जाता है। जब खुद की बच्ची की बात आई तो उसे दूसरों के बच्चे के खोने का दुख और तकलीफ समझ में आया, इसीलिए अपनी गलती सुधारते हुए रात में वो झुमकी के घर जाता है। उसके पिता से दूसरे दिन चौकी में झुमकी के एफआईआर लिखवाने के लिए आने को कहता है। अगले दिन झुमकी का पिता पुलिस स्टेशन आता है। झुमकी के बारे में सारी बात जानते हुए पांडे उसकी एफआईआर लिखता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी रिच फैमिली को दिखाया जाता है। माँ फोन पर बात कर रही होती है और नौकरानी उसी के बच्चे को दूध पिला रही होती है, पर वो बच्चा पीने से आनाकानी कर रहा होता है। तभी स्कूल की गाड़ी आ जाती है और बच्चा माँ को बाय बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी एक बाइक पर 2 लोग आते हैं और बच्चे को किडनैप कर ले जाते हैं। ये किडनैप काफी हाईलाइट हो जाता है क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन का बच्चा था। डीएसपी अपनी टीम के साथ इस बच्चे के किडनैपर को ढूंढने में लग जाता है। अब ये न्यूज़ बंसी भी अपने घर में बैठकर देख रहा होता है। तभी पांडे बंसी के घर आता है। दरवाजा प्रेम ने खोला होता है और वो एक नौकर के गेटअप में होता है। बंसी डीएसपी का इंटरव्यू देख रहा होता है। पांडे बंसी से झुमकी के बारे में पूछता है पर बंसी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो पांडे से बोलता है कि तुम्हारे डीएसपी सर होम मिनिस्टर का बेटा और मैं, हम तीनों बैचमेट थे। हमने कॉलेज में बहुत मस्ती किया और बहुत सारे कांड भी। ऐसा कहकर असल में बंसी अपनी पावर को जाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सुन पांडे इतना समझ जाता है कि जहाँ पर भी वो भिड़ रहा है वो बहुत बड़े लोग हैं, उसको कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। पांडे बंसी से पूछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर झुमकी का पिता अचानक से घर के अंदर आ जाता है और बोलता है कि इसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे मार दिया। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और मुझे तो लगता है कि सर आप खुद भी बिक चुके हो और पैसे की सेटिंग करने के लिए आप इधर आए हो, और बहुत गाली भी देता है। ये सुन बंसी गुस्साते हुए खड़ा होता है, बोलता है कि मेरे घर में आकर तुम मुझे ही गाली दे रहे हो? तुम्हारी बेटी तो एक प्रोस्टिट्यूट है और हर महीने मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, पर उस दिन वो आई ही नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। अब पांडे ये सुन दंग रह जाता है कि उसका खुद का बाप ही उसका दलाल था। तब झुमकी का पिता एक्सेप्ट करता है कि वो अपनी बेटी को भेजता था पैसों के लिए। पांडे फिर उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि बाप का मतलब भी तुझे पता है क्या? तेरी बेटी मर चुकी
चुकी है, ये कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, पर आज के बाद तुम मुझे दिखना मत। तभी बंसी डीएसपी को कॉल कर पांडे के बारे में बता देता है। वहां से निकल के पांडे झुमकी की फाइल लेकर डीएसपी के ऑफिस जाता है, पर डीएसपी उसकी बात सुने बगैर उसे डांटने लगता है, उसे लालच देता है कि इस बड़े केस में मेरी मदद करो तो तुम्हारा प्रमोशन होगा और बहुत आगे तक जाओगे, बट अगर तुम इस झुमकी के बारे में खोजबीन करोगे और वो भी बंसी के खिलाफ, तो तुम्हारे करियर में मुश्किल आ सकती है। अब यहाँ डीएसपी पांडे को एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कहता है, जिसका मतलब है कि करप्टेड सिस्टम में रहकर काम करने वाला। डीएसपी की बात सुनने के बाद भी पांडे रुकता नहीं। पांडे को झुमकी के पिता से उस रिक्शा ड्राइवर के बारे में पता चलता है जो झुमकी को हर बार बंसी के घर तक छोड़ कर आता था। अब उससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा होता है। कांस्टेबल पांडे को बताता है कि ये कुछ नहीं जानता और फिर वो उस रिक्शे वाले का फोन पांडे को दे देता है। अब ये फोन झुमकी का होता है, जिसमें प्रेम की मिस्ड कॉल होती है। ये देख रिक्शे वाले से फिर से इंटेरोगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि प्रेम ने उसे वो फोन दिया था और ये बोला था कि इस फोन को नाले में फेंक देना, और कोई अगर झुमकी के बारे में पूछे तो बता दे कि उसने झुमकी को रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा था। रिक्शे वाले को फोन का लालच आ जाता है, वो फोन फेंकने के बजाय अपने पास रख लेता है। अब रिक्शे वाले की बात सुन पांडे को पूरा शक प्रेम पर जाता है, जिसके बाद ये पूरी कहानी जाकर डीएसपी को सुनाता है। सब कुछ सुनने के बाद डीएसपी बोलता है कि तुम जानबूझकर इसे बंसी का नाम लाने की कोशिश कर रहे हो, सोचा होगा कि पहले नौकर का हाथ आएगा फिर मालिक। कहने के बाद डीएसपी एक एसआई को बुलाता है, बोलता है कि इसका सस्पेंशन टाइप करो और सिग्नेचर भी ले लो। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि शांति से सोच सको कि तुम्हारे लिए फायदेमंद क्या है, सिस्टम के साथ काम करना या सिस्टम के खिलाफ काम करना। अब सस्पेंड होने के बाद पांडे चोरी छुपे प्रेम पर नजर रखता है। एक दिन पांडे देखता है कि प्रेम उस कंपाउंडर से हंस हंस के बातें कर रहा है। ये देख के पांडे को कंपाउंडर पर थोड़ा सा शक हो जाता है। प्रेम के बाद पांडे कंपाउंडर पर भी नजर रखने लगता है। अब जिस हॉस्पिटल में कंपाउंडर काम करता होता है, उसी के सामने वाली बिल्डिंग में पांडे कांस्टेबल पाठक के साथ छत पर बैठकर दारू पी रहा होता है। यहाँ पाठक पांडे को बधाई देते हुए कहता है कि नया डीएसपी आपका सस्पेंशन हटाने वाला है और पुराने वाले की भी तो अलग जगह पोस्टिंग हो गई। तब पांडे बोलता है कि उसका ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि प्रमोशन हुआ है, क्योंकि उसने रिच बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण का केस सॉल्व कर लिया था। फिर पाठक बोलता है कि सर आप भी तो अच्छे से काम कर रहे थे, यानी कि सिस्टम में रहकर, तो अब आपको क्या हो गया। इस पर पांडे कहता है कि अभी तक मैंने अच्छे से काम नहीं किया था, पर अब मैं करूंगा। तुझे पता है ना कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। तब पाठक बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो कंपाउंडर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो पाठक उसकी तरफ इशारा करते हुए पांडे को बताता है कि हमें तो इस कंपाउंडर का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इसी की एम्बुलेंस मेले के बिल्कुल बाहर खड़ी थी और इसी के एम्बुलेंस से बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए थे। ये सुन पांडे का दिमाग घूमता और वो कंफर्म हो जाता है कि प्रेम और कंपाउंडर मिले हुए हैं। अब कंपाउंडर से सच्चाई उगलवाने के लिए दोनों उसी के अस्पताल में उसे किडनैप कर लेते हैं और एक खाली सुनसान जगह ले जाने के बाद उसे बहुत पीटते हैं। पीटने के बाद कंपाउंडर सच्चाई बता देता है कि प्रेम उसे बच्चों के बॉडी पार्ट्स बेचा करता है और बच्चों के गायब होने के पीछे प्रेम का हाथ है। इसके बाद नए डीएसपी को दिखाया जाता है, जिसकी कई बार पोस्टिंग हो चुकी होती है। नया डीएसपी बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। पांडे नए डीएसपी के आते ही सारे मामले के बारे में बताता है तो डीएसपी भी इस केस को और अच्छे से छानबीन करने को कहता है और इसे आगे फॉरवर्ड करने की बात भी कहता है। अब ये बात पुराने डीएसपी को पता चल जाती है तो ये सारी बातें बंसी को बता देता है। पांडे नए डीएसपी को लेकर वहां जाने लगता है जहां उसने कंपाउंडर को छुपा कर रखा था, क्योंकि कंपाउंडर इस मामले में गवाही देने के लिए तैयार था। इस दौरान पुराना डीएसपी पाठक को कॉल करता है, उसे प्रमोशन का लालच देकर अपनी तरफ कर लेता है। तब पाठक उसे कंपाउंडर की लोकेशन के बारे में बता देता है। कंपाउंडर की लोकेशन पता चलते ही बंसी कुछ भाड़े के गुंडों को हायर करता है और कंपाउंडर को खत्म करने के लिए उसे लोकेशन पर बता देता है। अब पांडे के वहां पहुंचने से पहले ही गुंडे उस जगह पहुंच जाते हैं और कंपाउंडर को अगवा करके लेकर चले जाते हैं। पांडे जब डीएसपी के साथ वहां पहुंचता है तो कंपाउंडर को वहां ना पाकर शॉक्ड और परेशान हो जाता है। पाठक से पूछने पर वो बताता है कि थोड़ी देर के लिए खाना खाने चला गया था। तब पांडे उस पर गुस्साते हुए कहता है कि एक दिन अगर तू खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता। ये सब देखने के बाद नया डीएसपी तुरंत ऑर्डर दे देता है कि तुम लोग प्रेम को उठाओ और उसे इन्वेस्टिगेशन करो, जिसके बाद प्रेम को घर से उठाया जाता है और उसका इंटरोगेशन शुरू होता है। प्रेम को देख ऐसा लगता है कि मनु इसके लिए बिल्कुल तैयार था। पांडे उसके सामने आता है तो प्रेम कहता है कि सर आप लोगों को जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 मिनट है और अगर ये पूछताछ लंबी चलनी है तो मैं कल आ जाता हूँ। मुझे सब बनेगा करोड़पति एपिसोड देखना है, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने कल 50 लाख जीत लिया और अगर आज सही जवाब देती हो तो टोटल 1 करोड़ जीत जाएगी। प्रेम को ये शो देखने का नशा सा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसे लगता है कि चंद सवालों के जवाब देकर लाखों पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर नया डीएसपी और पांडे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। सबसे
पहले वो झुमकी के बारे में पूछते हैं। इस पर प्रेम कहता है कि उसने तो झुमकी को मार दिया क्योंकि वो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी, उसे नौकर जैसा ट्रीट कर रही थी। उसने ही झुमकी को कस्टमर से मिलाने का बहाना कर बुलाया था क्योंकि उसका करने का मन कर रहा था। तब बंसी साहब घर पर नहीं थे, इसके लिए वो उसे पैसे भी दे रहा था, पर झुमकी का कहना होता है कि इतने पैसे में वो अपने ही ले ले। अब ये बात सुन प्रेम को गुस्सा आ जाता है। यहाँ प्रेम अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे उसका मामा उसे मोलेस्ट करता था और कैसे उसने अपने मामा को मार डाला, फिर अपने मामा की बॉडी को टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दिया, यहाँ तक कि उसने अपने मामा का कच्चा लीवर तक खा लिया। अब यही ट्रॉमा झुमकी उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए गुस्से में उसने उसे मार दिया। यहाँ प्रेम बकायदा पांडे को पूरा एक्शन करके बताता है कि कैसे उसे झुमकी को उसकी चुनरी से उसका गला घोट कर मार डाला। ये सब कुछ सुनने के बाद पांडे बोलता है कि फिर उसकी लाश का क्या किया? तब प्रेम कहता है कि काट के फेंक दिया, मामा कसाई तो था ही, तो काटने में कोई दिक्कत होती नहीं। आगे बताता है कि ऐसे किसी लाश को थोड़ी ही फेंक सकते हैं, अब काट के रखो तो घर में बदबू की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी नाले में फेंक दो, कुछ दिनों में फूल कर ऊपर आ जाती है। इसके बाद वो अपना पूरा प्रोसेस डिटेल से बताता है कि कैसे उसने बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया। अब ये सब सुनने के बाद पांडे तो पूरी तरह से सुन पड़ जाता है, उसे खोए बच्चों की याद आने लगती है। फिर पांडे पूछता है कि तुमने उसके ऑर्गन कंपाउंडर को बेचे? इस पर प्रेम कहता है कि मैं क्यों उसके ऑर्गन बेचूंगा, उससे तो मैं प्यार करता था, मैंने तो बाकियों के बेचे क्योंकि उनकी थोड़ी लेके और मीट खा के उसका मन भर गया था। ये सुन डीएसपी पूछता है कि तुम इंसानी मांस भी खाते हो? इस पर प्रेम कहता है कि जब उसने अपने मामा को मारा तब उसने अपने मामा का लीवर खाया था, तब से उसे इंसानी मांस खाने की लत लग गई और 2-3 महीने में उसे एक बार इंसानी मांस चाहिए होता है। अब रही बात कंपाउंडर को ऑर्गन बेचने की, तो वो उन्हीं बच्चों के ऑर्गन है जिनके मिसिंग पोस्टर पुलिस स्टेशन और गलियों में लगे हैं। ये सुन पांडे पूछता है कि उन सब बच्चों को तुमने मारा? इस पर प्रेम कहता है कि नहीं, सारे नहीं। फिर वो काउंट करके बताता है कि 23-24 बच्चे होंगे। ये देख पांडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रेम पांडे को अली के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि वो भी है जिसे उसने 100 रुपए संभासी के दिए थे। पांडे गुस्साते हुए प्रेम का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि क्यों मारा इतने सारे बच्चों को, और मेरी बेटी को उठाएगा? तब प्रेम कहता है कहाँ आपकी बेटी को उठाए, वो तो जिंदा है ना, और कहाँ आप हमारे बच्चों को इन बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं? इन बच्चों को कोई पूछता है? इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक कोई फर्क पड़ा है कि आपने देखा है? अभी कुछ दिन पहले एक अमीर लड़के का बच्चा खो गया तो पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। अब ये बस्ती के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर तो बनेंगे नहीं, बड़े होकर किसी के घर झाड़ू पोछा करेंगे, सपने देखेंगे और फिर वही ब्रिज के नीचे मर जाएंगे सड़ सड़ कर। ऐसे बच्चों की तादाद बहुत है, इनमें से 20-30 कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो इन्हें मुक्ति दी है। इसके बाद सीन कट कर झाझर हरियाणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही गुंडे कंपाउंडर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर आग में जला रहे होते हैं। फिर से प्रेम को दिखाया जाता है जो पांडे की घड़ी देख के कहता है कि शो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं कल फिर आ जाऊंगा। तब पांडे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इन सब में बंसी का हाथ कितना है, वो भी तेरे साथ मिला हुआ है ना? इस पर प्रेम चुप्पी साध लेता है, जिसके बाद प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है। प्रेम को शो देखने की तलब लगी होती है, तो वो चीखते हुए बोलता है कि सर शो शुरू होने वाला है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तब पांडे टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और जेल में बैठकर प्रेम टीवी का प्रोग्राम सुन रहा होता है और मनी मन खुश हो रहा था क्योंकि आज का कंटेस्टेंट 1 करोड़ जीत जाता है। अब अगले दिन प्रेम को बंसी के घर ले जाया जाता है, जहाँ झुमकी के घर वाले भी आए होते हैं। वहाँ खुदाई शुरू होती है, तब प्रेम यहाँ पर बेशर्मी की हद पार करके खुद ही खोद कर झुमकी का कंकाल निकाल कर देता है। इसके बाद प्रेम के बताए मुताबिक नदी नालों में से बच्चों के कंकाल निकाले जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई आदमी इस हद तक खूंखार हो सकता है। अब ये केस बहुत बड़ा बन गया होता है, लोगों का गुस्सा फूटने लगता है, लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस प्रेम के कमरे को भी सर्च करती है, जहाँ उन्हें काटने के औजार मिलते हैं। प्रेम के साथ बंसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उन दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब इन सब की खबर पुराने डीएसपी को लगती है, तो होम मिनिस्टर के बेटे मिथिलेश को कॉल करता है। मिथिलेश तुरंत कमिश्नर को कॉल करके कहता है कि उसे कुछ लोगों को सस्पेंशन चाहिए और अब से जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो रस्तोगी यानी कि पुराने डीएसपी के थ्रू ही होगा। फिर हम देखते हैं कि पुलिस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता रही होती है कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को डिसमिस कर दिया। वहीं बंसी से मिलने के लिए रस्तोगी आता है, जो कि अब आईबीआई के लिए काम करता है। पांडे अपने घर में होता है और न्यूज देख रहा होता है, जहाँ रस्तोगी मीडिया से बात करते हुए कहता है कि सेक्टर 36 में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ प्रेम दोषी है और बंसी पर बेबुनियाद तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है। आईबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, पर इसकी डिटेल मैं मीडिया में नहीं बता सकता। अब ये देखने के बाद पांडे नए डीएसपी को कॉल करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार प्रेम से मिलना चाहता है। अगले सीन में पांडे प्रेम से मिलने आता है। वो प्रेम से पूछता है कि तुमने अपने बेटे का क्या नाम रखा, तो वो कहता है कि नीव। इसके बाद पांडे पूछता है कि तुमने जो ऑर्गन बेचे उससे कमाए पैसे तुम कहाँ रखते हो, और अगर पैसे गाँव भेजते हो तो कैसे भेजते
हो? तब प्रेम कहता है कि मैं उसे किश्तों में भिजवाता हूँ, कुरियर करवाता हूँ। इस पर पांडे कहता है कि ऐसा कौन सा फास्ट कुरियर है, हमारा तो मनी ऑर्डर तक अटक जाता है। तब प्रेम उस कंपाउंडर छोटे लाल के बारे में बताता है कि वो उससे पैसे भिजवाता है। तब पांडे कहता है कि तेरा पैसा तो गाँव पहुँचा ही नहीं, क्योंकि उसे हम लोगों ने उठाया था, पर हमारे पास से भी किसी और ने उसे किडनैप कर लिया। ये सुन के प्रेम घबराने लगता है, चिंता करने लगता है और गुस्साते हुए कहता है कि मुझे अपने गाँव जाना है। तब पांडे कहता है कि तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, यहाँ तक कि तेरा मालिक भी नहीं, क्योंकि उसने तो सारा इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। उसके पास तो पैसे हैं, वो तो बच निकलेगा। तेरा क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा? इतना कहने के बाद पांडे फिर से पूछता है कि क्या बंसी इन सब में इन्वॉल्व है। वो प्रेम को यकीन दिलाता है कि उसकी फैमिली की देखभाल वो करेगा। अब यहाँ से सीन कट करके पांडे को बस स्टैंड पर दिखाया जाता है, जहाँ से वो कहीं जाने वाला होता है। वो पाठक को बुलाता है, जो पांडे का लैपटॉप वगैरह ला कर देता है। पाठक उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या करने जा रहा है। साथ ही वो पांडे को नसीहत देता है कि वो इस दलदल में क्यों घुस रहा है, पर पांडे पाठक की कोई बात का जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है कि कल वो आकर सब कुछ बता देगा। असल पांडे प्रेम के गाँव जा रहा होता है। गाँव पहुंचकर वो उसकी पत्नी से मिलता है। प्रेम की पत्नी अलमारी से एक सीडी लाकर देती है। पांडे उस सीडी को लैपटॉप पर चलाकर देखता है तो उसके अंदर की रूह कांप जाती है। असल में बंसी उन बच्चों के साथ मोलेस्टेशन करता था और उन सब का वीडियो प्रेम बनाता था। सारी फोटोज और वीडियोस देखने के बाद पांडे बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। तभी प्रेम की पत्नी आकर पूछती है कि क्या प्रेम के बारे में जो सब कह रहे हैं सही है। इस पर पांडे कहता है कि अभी केस कोर्ट में चल रहा है, फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। वे पांडे सारा प्रूफ वगैरह लेकर निकल जाता है। अब वो रास्ते में खड़ा होता है लिफ्ट के लिए, पर बस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तभी 2 घंटे के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से गुजरती है, तो पांडे उनसे लिफ्ट मांगता है, तो वो लोग पांडे को लिफ्ट दे देते हैं। गाड़ी में वही गुंडे होते जिन्होंने कंपाउंडर को मारा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग पांडे को भी खत्म कर देते हैं और उस सीडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद पांडे का भी मिसिंग पोस्टर पुलिस स्टेशन में लगा हुआ देखते हैं और अब इस स्टेशन का नया एसआई पाठक होता है, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होता है। वो अपने ही साथी कांस्टेबल विश्नोई पर चिल्लाता है। विश्नोई को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले वो लोग दोस्त हुआ करते थे। न्यूज में दिखाया जाता है कि बंसी छूट गया क्योंकि प्रेम को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर विश्नोई को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। न्यूज़पेपर में पांडे के मिसिंग केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये वही लोग हैं जिन्होंने पांडे को मारा होता है। इसके बाद उसके घर के बाहर एक पार्सल आता है जिसमें एक सीडी होता है और इस सीडी में भी बंसी के कारनामे छुपे होते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो सीडी कौन दे के गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो और मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।